तो हाँ जी भाई लोग, वेलकम टू आवर पॉलिटिकल सीरीज जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स के और जो नज़रियात है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। और आज हमने सोचा कि थोड़ा सा एक नया टर्न दिया जाए इस सीरीज के अंदर। तो आज हमसे एक टॉक शो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, द क्रेजी टॉक शो, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आज हमने खैर डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया एक टॉपिक चूज किया है, जो कि मेरे पॉलिटिकल सीरीज का और एक टॉक शो जो क्रेजी टॉक शो सीरीज का एक वीडियो होगा और वो फर्स्ट वीडियो होगा। तो उसके अंदर हमने आज पहले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को। ही इज पाकिस्तानी स्लैश स्वीडिश by nationality, and he work in many he is a political scientist, work in the fields of Lahore, Punjab, and specifically South Asia. Written a very nice book about Jinnah and all. So आज हम डॉक्टर इश्तियाक अहमद से लाइव बात करेंगे ऑल द वे फ्रॉम द स्वीडन। ओके सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी तो खैर ब्रिटिश ने लाई, मतलब एक तरह से वेस्ट से आई। और हमने मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज को अपने हिसाब से चलाया। पाकिस्तान ने अपने हिसाब से चलाया, इंडिया ने अपने हिसाब से चला, और खैर बांग्लादेश, नेपाल, उन्होंने अपने अपने हिसाब से चला। तो डेमोक्रेसी का फ्यूचर जानने से पहले अगर हम पास में थोड़ा बहुत अगर ध्यान दें, तो साउथ एशिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक सबसे बड़ी जो घटना घटी थी वो थी पार्टीशन। अभी पार्टीशन को लेके बहुत से लोगों के काफ़ी अलग-अलग राय है। इंडिया का राइट कुछ और कहता है, पाकिस्तान का राइट कुछ और कहता है। आयशा जलाल की मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें तो कुछ और ही व्यू पॉइंट था। और रिसेंटली मैं आपकी जो किताब पढ़ी थी, उसमें आप कह रहे थे कि ये दरअसल टू प्लान था दोनों का ही। पाकिस्तानी जो पंजाबी एलीट थी, खास करके वो नेहरू से नफरत करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सोशलिज्म के उसके प्रिंसिपल से, और खास करके लैंड रिफॉर्म से। तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा जोर दिया कि भाई नेहरू का लैंड रिफॉर्म ना हो, इसलिए हम एक अलहदा स्टेट बनाए, और मज़हब का बस उसमें नाम यूज़ कर दिया कि भाई हम तो मज़हब के लिए मुल्क बना रहे हो। साथ ही में वेस्ट ने भी ये पूरा ब्लॉक सोशल ब्लॉक में ना चला जाए, इसलिए एक सो कॉल्ड बफर स्टेट बनाया। क्या यही बात सच है? क्या मैंने सही कंक्लूजन निकाला है आपकी किताब से? ये जो है ना कि नेहरू का जो वो 1936 की स्पीच है, उसका रिएक्शन पंजाब में भी हुआ और उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन यूपी के जो लैंडलॉर्ड थे, उनका भी यही मौक़िफ़ था। उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि ये अगर पाकिस्तान बना तो ये कैसे बनेगा, जिसमें यूपी भी इंक्लूडेड हो। ये उनका एक डिलेमा था। लेकिन लिहाज़ा पाकिस्तान नहीं था बन सकता जब तक पंजाब के लैंड ओनिंग क्लासेस और साथ में सिंध में और फ्रंटियर में ब्रेक थ्रू ना हो। तो वो 36 का जो नेहरू की है ना कि वी विल अबॉलिश ज़िम्मेदारी एंड वी विल रीकास्ट इंडिया इन द लाइट ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ बिल्डिंग सोशलिज्म, उसका मेरे ख्याल से लैंड ओनिंग क्लासेस को जनरली एक क्या कहते हैं वो अ, क्या होता है यार, अलार्म बेल स्टार्टेड रिंगिंग। अंग्रेजों के जो ब्रिटिश थे उनका भी ये था कि इंडिया जो है ये अगर नेहरू के लीडरशिप में आज़ाद होता है तो ये सोवियत यूनियन की रुख इसका होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फिर पाकिस्तान को बनाया, ठीक है? इसलिए पाकिस्तान को बनाया गया। वैसे आयशा सर आप जलाल का तुमने ज़िक्र कर दिया, मैंने तो उसकी पता नहीं लोग क्यों उसकी किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर तो उसने सारी जो जिन्ना की स्पीचेज़ हैं, ये वो एक रेफ़रेंस भी नहीं है। तो वो तो एक झूठा थीसिस है ना, उसकी बुनियाद कोई नहीं है। लोगों ने क्यों इसको चेक पहले नहीं किया? मुझे लोग कहते हैं कि इंडिया में एक्चुअली इस पे बहस हो चुकी थी, लेकिन जब तक एक पाकिस्तानी ना करता, ये बात आगे नहीं थी बढ़ती। तो मैंने बात जो की है, मैंने डिटेल एक-एक हर साल में उसी साल में जितनी दफ़ा जिन्ना की स्पीचेज़ हैं, उनमें से सिलेक्शन करके दिया है। और मिस जलाल ने तो एक भी जिन्ना साहब को रेफ़र नहीं किया पूरी किताब में। तो एकेडेमिकली ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ना कि आप अपनी पीएचडी मनवा लें बगैर एविडेंस दिए। ये पता नहीं कैसे कैम्ब्रिज में हो गया।
सो फॉर मी दैट्स अ मिस्ट्री। लिहाजा ये कहना कि मगर यू हैव रेड माय बुक प्रॉपर्ली एंड आई हैव गिवन द एविडेंस फॉर इट एज वेल। ठीक है। ओके। वैसे सर आपने बीच में यूपी की बात की कि जो मेन असर जो था वो यूपी के मुसलमानों पे फिर ज़्यादा हुआ। लाइक आप टिपिकली जी अलीगढ़ की बात कर रहे हो शायद, बिकॉज़ सुना यहाँ पे एक जी जी। लोग शायरी भी गाते हैं कि भाई दरअसल पाकिस्तान अलीगढ़ के लोंडों की साजिश थी। खैर वो हाँ, तो ये अलग बात है। जॉन आलिया साहब बहुत बड़े शायर थे कराची में, तो ये हुँ, उनका ये है स्टेटमेंट, सब ये जानते हैं, बिल्कुल। और और ये मैं अलीगढ़ लाइक के जो लौंडे हैं, ये 45-46 इलेक्शन के दौरान पंजाब में आके गाँव-गाँव जाके इन्होंने पाकिस्तान का जो है वो किया है कैंपेन। वो मेरी जिन्ना वाली किताब में भी है, लेकिन अगर आपने पार्टीशन वाली मेरी किताब देखी है तो उसमें तो पूरा ये मुस्लिम अलीगढ़ के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने 45 के इलेक्शन कैंपेन में पूरी पाकिस्तान के लिए पंजाब में आके कैंपेन की है और फ्रंटियर में भी ये गए हैं। सो दैट्स आल्सो ट्रू। ओके। खैर ये तो बात हो गई एक खित्ते की। अभी हम अगर इंडिया इंडिया पे आए तो इंडिया में तो खैर सोशलिज्म का लाइक हवाई चल रही थी। नेहरू से लेके पटेल तक, पटेल से लेके फिर गांधी जी और भगत सिंह तो कुछ ज़्यादा ही रेडिकल थे इस मामले में, कुछ हद तक कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस थे। रही बात आरएसएस की या फिर सावरकर की, खैर वो भी उनका भी थोड़ा-सा मज़हबी डायलॉग था, बट ये काफ़ी हैरानी की बात है कि सावरकर वाज़ ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ सोशलिस्ट पर्सन। ही वाज़ नॉट कि भाई जो एलीट ब्राह्मण हैं उन्हें ही अपनी पावर रखनी चाहिए और जो दलित और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको आगे नहीं हाँ, आना चाहिए। ऑफ ये कोर्स उसकी सावरकर हाँ, जो हैं, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है कि हिंदुओं के अंदर जो ये सारी मुसीबतें हैं, वो कास्ट सिस्टम की वजह से हैं। तो ही वाज़ एंटी कास्ट इन दैट सेंस, ये मानना पड़ेगा। और ज़ाहिर है जब आप एंटी कास्ट होते हैं, सो यू आल्सो वांट कि वो सोशल इक्वालिटी भी हो ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो। तो सावरकर का प्रॉब्लम ये था कि ही वाज़ अ कम्युनलिस्ट बट सिमल्टेनियसली ही वाज़ एंटी कास्ट। वो हिंदुओं के अंदर एक ब्रदरहुड कायम करना चाहते थे, मगर सिर्फ़ हिंदुओं की। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस्लाम में इट्स नॉट द ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट्स द ब्रदरहुड ऑफ बिलीवर्स। इसी तरह सावरकर वांटेड अ ब्रदरहुड ऑफ हिंदूज एंड नॉट द ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये फर्क है कि कम्युनल भी थे और लेकिन एंटी कास्ट भी थे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सावरकर एंड लेट्स से जो एक आम सोशलिस्ट ओरिएंटेशन होती है ना कि वो मजहब के अलावा क्लास की बेस पे करते हैं। ये फर्क है। ओके सर। सो यू सी हिटलर भी नाज़ी का क्या मतलब है? नेशनल सोशलिज्म, यानी हाँ, सोशलिज्म फॉर द जर्मन्स, नॉट फॉर द ज्यूज एंड अदर्स। उनको उन्होंने एक्सक्लूड किया। तो ये कम्युनलिस्ट होना और एक हद तक सोशलिस्ट होना जो है, ये एक बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये हो जाता है। ओके, मतलब ये कोई नया एग्ज़ाम्पल नहीं था। और खैर आजकल तो ये सोशलिज्म की बात ही कोई नहीं करता। सोशलिज्म इज नॉट एनीवेयर इन द डिस्कशन। वो तो ये बात अब आजकल तो होती नहीं है। अब तो सोशल रिफॉर्म की बात होती है, इश्यूज की बात होती है, इस तरह लोग बात करते हैं। वैसे ये मेरा सवाल था, आगे जाके मैं उस पर आऊँगा ज़रूर। सो ठीक। नेक्स्ट अभी हम इंडिया पाक की तो बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो तहरीक जो थी, मतलब 71 के पहले तो ख़ैर मुस्लिम लीग की बुनियाद तो वहीं पे रखी गई। फिर बाद में पार्टीशन हुआ, बाद में फिर वो 71 की जंग हुई, फिर वो इंडिपेंडेंस हुए। तो उन उनमें भी हमारी तरह कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था, या वो भी एक नेचुरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही उनकी स्टेट बनी? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का तो मतलब है कि पीसफुली उनकी स्टेट बन जाती, तो वो तो नहीं बनी। वहाँ पे तो मिलिट्री एक्शन हुआ उसके खिलाफ।
मुक्ति बहिनी ने कैंपेन किया, इंडिया ने उनकी मदद की और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन वहाँ की लीडरशिप को जिन्होंने ये किया था उनको तो कत्ल कर दिया गया ना, मुजीबुर रहमान और उनके क्लोज एसोसिएट्स। उसके बाद ये 2 लेडीज़ की कॉम्पिटिशन वहाँ पे चलती है। तो ये बस असल में द बेसिक क्वेश्चन इज़ कि डेमोक्रेसी साउथ एशिया में अवाम की स्ट्रगल से नहीं आगे आई। ये यहाँ के एनलाइटेंड जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसमें आप महात्मा गांधी को भी इंक्लूड कर लें, बट बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और ये लोग, फेबियन सोशलिज्म, ये सारा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटाइजेशन, इसमें डॉक्टर अंबेडकर की भी वो है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। सो डेमोक्रेसी केम टू साउथ एशिया वाया द एन एनलाइटेंड लीडरशिप। ये कोई अवाम के स्ट्रगल से डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं आई। इसीलिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्ट बनी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कभी कोई मूवमेंट नहीं चली कि हमें राइट टू वोट दिया जाए या हमें सोशल इक्वालिटी के लिए किया जाए। ये तो लीडरशिप ने जो थी कांग्रेस की, उन्होंने, और कम्युनिस्ट पार्टी ने और इस किस्म के लोगों ने, एक हद तक मुस्लिम लीग ने भी इस किस्म की बातें की, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लोग थे और वेस्ट से इन्फ्लुएंस भी थे। वहाँ की जो ये डेमोक्रेटिक चेंजेस आ रहे थे, उससे ये अपने इलाकों को भी मॉडर्नाइज और डेवलप करना चाहते थे। लेकिन सोसाइटी के अंदर ये क्या वैल्यूज थी, क्या कास्ट जो है वो हिंदुओं में जनरली एक इम्पेडिमेंट समझा जाता था? नो। अभी भी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी जो बीजेपी की और ये मूवमेंट है, वो मुसलमानों की तरफ डायरेक्शन कर दिया, लेकिन बेसिकली अपर कास्ट ने अपने प्रिविलेजेस को बचाने के लिए हिंदुओं को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं हाँ, उसे पाकिस्तान में। ब्राह्मण जनता पार्टी भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, लोग कहते हैं ये। मैंने वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट मैंने सुनी हुई है। पाकिस्तान में तो जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स की लीडरशिप होगी और वहाँ पे अपनी कोई एक इंडस्ट्रियल क्लास ही ना होगी जो कि एक फ्रीडम, लिबरल वैल्यूज की रखते, वो पाकिस्तान की तो स्टेट ने क्रिएट की ना, हमारी इंडस्ट्रियल क्लास। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की कोई ऐसी क्लास नहीं थी सिवाय इंटेलेक्चुअल्स के। इसीलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक तरफ है तो एक तरफ नहीं भी है, जहाँ पे आप इस्लामिक वो ले आते हैं ना, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, ये वो, और बाद में ये लॉज, ब्lasphemy लॉ और ये लॉ, और दैट्स ऑल एंटी डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जो है इज द बेस्ट सेफ गार्ड फॉर वट एवर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे और इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो जिस तरह पाकिस्तान में प्रोसेसेस शुरू हो गए हैं ना, वहां पे भी हो सकते हैं। सो लेकिन द मेन क्वेश्चन, द थिंग टू कंसिडर इज कि इस इलाके में कोई ये नहीं है कि लोगों ने स्ट्रगल करके राइट टू वोट लिया हो या औरतों ने राइट टू, ये सारा कुछ एनलाइटेंड लीडरशिप की तरफ से टॉप डाउन रिफॉर्म्स आए और वो एक हद तक सोसाइटी का हिस्सा बन गए इंडिया में। अब इलेक्शन जो होता है, बीजेपी भी जो रिजल्ट होता है उसको फॉलो करती है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर जो अनटचेबिलिटी है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा ब्राह्मण को और एक सो कॉल्ड छूत यानी दलित को 1 पर्सन 1 वोट दे देना, ये भी बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। मगर ये सारा आपकी एनलाइटेंड लीडरशिप ने किया और वो आज तक इंडियन जो भी डेमोक्रेसी है उसकी बुनियाद है। ये मैं कहना चाहता हूँ। नाइस एक्सप्लेनेशन सर। वैसे एक मतलब बहस भी चलती रहती है कि दरअसल डेमोक्रेसी कोई टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जिसे हम जैसे हॉब्स या रूसो ने नहीं कहा नहीं, था शायद कि बात सुनो, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। डेमोक्रेटिक थ्योरी में तो यही है, लेकिन यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक, यहाँ ना हॉब्स की कोई पैदा यहाँ पे हुआ, ना कोई ये हुआ जिन्होंने अवाम के अंदर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाए हों या कुछ हों।
ये तो जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो कांग्रेस की लीडरशिप और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और इस किस्म के लोग, वो ये आइडियाज़ लेके आए, राइट ऑफ यू नो टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस, टू हैव, ये सारी चीज़ें टॉप डाउन आई हैं। यहाँ पे कोई हॉब्स और ये रूसो और इस किस्म की सोच इस इलाके में नहीं आई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो डेमोक्रेसी इज़ अ बोरोड कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हिंदू जो हैं वो तो होते ही डेमोक्रेटिक है। मैंने कहा यार दैट मेक्स नो सेंस। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के अंदर एक टॉलरेंस है ऑफ बिलीफ। तो प्लूरलिज्म एक एक प्लूरलिज्म हिंदुइज्म के अंदर ज़रूर है। लेकिन सोशल इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमोक्रेसी की बेसिक 2 चीज़ें हैं ना, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टुगेदर। तो इक्वालिटी की तो कोई मूवमेंट ही यहाँ पे नहीं थी। एक थी, आप कह सकते हैं, ये भक्तियों ने शुरू की, फिर अ, ये सिख गुरुओं ने की, सूफियों ने एक हद तक की। लेकिन वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट वाला जो है, वो यहाँ पे इस किस्म के अवाम के अंदर, यानी लोगों के अंदर ये मूवमेंट नहीं थी। ये तो जो पढ़े लिखे लीडर्स थे वो लेके आए हैं ये आइडिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So don't refer to Hobbes and all, because theoretically that's the Western development of democracy. State democracy came along with, as you rightly point out, with the British. ये फर्क है ना। हाँ सर, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि भाई ब्रिटिश से आई डेमोक्रेसी, बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा जो पाकिस्तान का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो दरअसल यही है कि भाई हमें हिंदू से बस एक अलग कमरे में बंद कर दो। दैट्स एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, बट खैर उसे भी आपने पहले ही डिबंक कर दिया। तो खैर हमारी हिस्ट्री पे ऊपर तो बात ज़्यादा हो गई। हम आते हैं अभी आज के समय प्रेजेंट पे। हुँ, अभी तो खैर पाकिस्तान में क्या गवर्नमेंट है क्या नहीं वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मतलब केयर मुझे भी टेकर। आइडिया नहीं है। मुझे भी आइडिया नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, हाँ। तो फिलहाल तो एक केयर टेकर सेटअप चल रहा है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में तो खैर डेमोक्रेसी प्रोसेस चल रहा है अभी भी। खैर मतलब पार्टी की आइडियोलॉजीज बदली है और लोग बड़े इस बात को लेके काफ़ी चिंता करते हैं या फिर काफ़ी चिल्लाते हैं कि भाई अलग किस्म के लोग आ चुके हैं। तो खैर ये तो चलते रहता है, कभी राइट वाले आएँगे, कभी लेफ्ट वाले आएँगे, कभी सेंटर वाले आएँगे। तो ये तो इसी को तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं ना। जी, आपका कहना है ठीक कि है। भाई एक ही सोच के लोग आए। हाँ, बट बात ये है कि भाई वो पॉलिसीज़ क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, तो जैसे हम आज के समय देखें तो दुनिया भर में एक राइट की वेव चल रही है, ट्रम्प को देख लो, बोल्सोनारो को देख लो, या फिर अभी जो नीदरलैंड में जो बंदा इलेक्ट हुआ उसकी बात कर लो। तो एक जो नेशनलिज्म की जो लहर है वो काफ़ी फैल रही है आज के समय। जी। उसमें कल्चरल नेशनलिज्म भी आता है, रिलीजियस नेशनलिज्म भी आता है, एथनिकल, लिंग्विस्टिक, एब्सोल्युटली, मतलब यू आर हर वेरी हर राइट। तरह हर हुँ, तरह का। और जी, देखिए मुद्दा वो नहीं है कि भाई नेशनलिज्म आ रहा है। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, अभी मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, उसमें बुरी बात क्या है? बट बात ऐसी है कि वो नेशनलिज्म के चक्कर में जो मेन बुनियाद थी डेमोक्रेसी की, भाई आवाम के अंदर इक्वालिटी लाना। तो सोशल, आपने जो बात की थी पहले कि भाई सोशलिज्म की आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा, अफर्मेटिव एक्शंस की कोई बात नहीं कर रहा, तो वो हम साइड में रख के हाँ जी, हमें देश के लिए ये करना है, देश के लिए ये करना है। भाई पहले गरीबों की बात कर लो, बाद में करेंगे यार देश के लिए। सो बिल आपका आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके अंदर, जो दुनिया में ये राइट की वेव फैल रही है और जो सोशलिज्म है उसे लोग एकदम ही डस्टबिन में डाल रहे हैं? यही तो है कि जब तक कोल्ड वॉर चल रही थी तो दुनिया के अंदर 2 मॉडल थे। एक ये कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, लिबरल डेमोक्रेसी वेस्ट वाला। उधर सोशलिस्ट मॉडल था, कम्युनिज्म, सेंट्रल प्लानिंग, पोलिट ब्यूरो और इस तरह क्रम। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन ने वो लिखा, 2 पॉइंट ऑफ व्यू आए। एक तो अ, फुकुयामा का था कि अब जो है सारी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल होगी वो लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ होगी।
क्योंकि जो मेन आइडियोलॉजी थी इसको अपोज करती हुई वो ख़त्म हो गई है। इस पे फिर सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा कि इट विल नॉट बी लाइक दिस, आइडियोलॉजीज की जंग ख़त्म हो गई है, अब जंग शुरू होगी सिविलाइजेशंस की। तो वो सिविलाइजेशंस की जंग में उसने 9 या 7 सिविलाइजेशंस बनाई। एक हिंदू सिविलाइजेशन, एक इस्लामिक, एक क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को साथ ही रखा। एक वो क्या कहते हैं और कौन-सी थी यार? ये ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स। क्रिश्चियन, हाँ, इस किस्म की है। तो इस किस्म के फ्रेमवर्क में फिर होता ये है कि when you make these sort of things, this is also a policy recommendation. Samuel P. Huntington was always advising the Americans what to do. ठीक है? तो उसके बाद इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया इस्लामिक सिविलाइजेशन को और चाइनीज सिविलाइजेशन को एज द टू थ्रेट्स टू वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। अब वो एक हद तक लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये वही लिबरल डेमोक्रेसी है जिसने 1945 तक सारी दुनिया को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था। हाँ जी, 2 वर्ल्ड वॉर्स इन्होंने लड़ी थी और मिलियंस लोग बना मार दिए थे ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, जिसको वो लिबरल और डेमोक्रेटिक कहता है। सो व्हेन डिड इट बिकम ट्रूली लिबरल एंड डेमोक्रेटिक? ओनली 1945। ठीक है? और जब बाकी दुनिया ने लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ कदम उठाया तो इन्होंने रोकना शुरू कर दिया उनको। जहां देखा कि अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं तो वहां पे हुकूमतें इन्होंने गिरा दी। मसलन ईरान के अंदर मुसद्दक को ओवरथ्रो करवाया और चिली के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अ, अ, उनकी एलांदे की, उसको ओवरथ्रो करवाया। तो अ, ये है कि इन हालात में फिर ये इज़राइल और पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम जो है उसके अंदर अमेरिकन पॉलिसी वन साइडेडली सिर्फ इज़राइल का सपोर्ट करती रही और उसके जो अग्रेशंस हैं उसको इन्होंने चेक नहीं किया। तो उसमें फिर जो रिएक्शंस हुए हैं एक के बाद एक, इंडिया में क्या हुआ? इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया है। मुझे याद है ये खालिस्तानी जब पहली दफ़ा राउंड हुआ था ना, तो ये स्वीडन में ही आए थे और एक ने ड्रंक होके मुझे बताया कि हमें प्रेसिडेंट वो जो थे रेगन ने ओवल ऑफिस में बुला के ऐसे कहा था, बॉयज वी आर विथ यू। यानी कि उस जमाने में इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी एक पॉलिसी बनी थी, बिकॉज इंडिया सीम टू बी प्रो सोवियत इन इट्स ओरिएंटेशन। तो ये सारा कुछ करते रहे हैं। अब हुआ ये है कि सोवियत यूनियन वाला कोई मॉडल तो रहा नहीं, तो नेशनलिज्म ही है जो मुख्तलिफ शक्लों में आगे आ रही है। अमेरिकन लिबरल डेमोक्रेसी भी वो नहीं रही जो रूजवेल्ट की थी। हाँ जी। और सो ये राइट विंग मूवमेंट ही सारी दुनिया में नजर आती है विद सम एक्सेप्शंस। वैसे सर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई राइट विंग होने में कोई बुराई नहीं है, लाइक बट मसलन बात वही पे आ जाती है जैसे भाई वैसे राइट मैं विंग अगर होगे ना, राइट विंग होगे तो तुम इंसानों की इक्वालिटी, इंसानों की ब्रदरहुड को तो नहीं ना मानोगे, तुम अपनी नेशन की बात करोगे। सो दैट्स नॉट, सच नेशनलिज्म इज a threat to equality and the brotherhood of humankind. So right wing is right wing. Centrist पॉलिटीज और लेफ्ट की पॉलिटिक्स जो होती हैं वो सोशल अवेयरनेस और सोशल इक्वालिटी को साथ लेके चलती हैं। तो राइट विंग इज डेंजरस इन दैट सेंस। लेकिन राइट विंग का रिएक्शन भी तो समझ आता है ना। जहां जहां मसलन टेररिज्म हुई इंडिया के खिलाफ थ्रू पाकिस्तानी सोर्सेस, तो राइट विंग वहां पे मजबूत हुआ। ठीक है? यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने अपनी कंपटीशन में सारी दुनिया में वेस्टर्न सोसाइटीज में भी मस्जिदें बनवा दी, जहाँ पे वो एक फंडामेंटलिस्ट
शियाइज़्म और फंडामेंटलिज़्म, सुन्नीज़्म को प्रमोट किया गया, ताकि जो मुसलमान यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो इंटीग्रेट ना करें वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। उसके खिलाफ फिर रिएक्शन वहाँ पे हुआ। अ जो रेसिस्ट, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम फोर्सेस हैं, उनका रिएक्शन हुआ। तो ये सारा राइट विंग इज़ ऑलवेज़ एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ राइट विंग। ये नहीं कि राइट विंग के जो फियर्स होते हैं, वो हर दफ़ा उसकी बुनियाद नहीं होती। बुनियाद होती है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है, वो क्वेश्चनेबल होता है। ओके। हाँ, तो मैं थोड़ा इसमें आगे डिस्कस करना चाहूँगा कि वैसे आज की तारीख में हम देखें तो ऑलमोस्ट हर ही देश में लाइक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। एक स तुम लाइक जी, जी। नॉर्थ कोरिया को हम छोड़ लें तो बाकी हर ही जगह फ्री हुँ, मार्केट इकोनॉमी है। बट हमने सोशलिज़्म को एक तरह से एंटी कैपिटलिस्ट मॉडल देखा हुआ है कि भई सोशलिज़्म आएगा तो लोगों को फ्री में खाना बाँटना पड़ेगा और साथ ही में लाइनें लग जाएँगी मॉल के सामने। ऐसे अजीबो-गरीब रैंडम एग्ज़ाम्पल हमारे सामने दिए जाते हैं कैपिटलिस्ट आई क्लास नो। की तरफ से। हुँ, जी। और साथ ही में यही कहा जाता है कि भई दरअसल इंसान तो एक रेस के लिए पैदा हुआ है, तो ये बस एक ख्वाबी सपने हैं कि हम साथ मिलके काम करेंगे, ये करेंगे और उसमें वो एक और भी इसमें डिबेट चलती है कि भई इंसान दरअसल सोशल नहीं इंडिविजुअल है। बट लेफ्ट वाले कहते हैं नहीं इंसान सोशल है। तो इन सब बहस के चक्कर में लाइक क्या सही सॉल्यूशन है ये आपके मुताबिक क्या हो सकता है? देखें, सोशल डेमोक्रेसी जो है, वो इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। एक आप कोई बेसिक मिसाल दे इक्वालिटी। सकते हैं? स्वीडन वाज़ अ गुड केस। ये यूरोप के ओके, अंदर जो है, इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी लेके आई थी नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, वो आई थिंक वाज़ अ मेजर रिफॉर्म। उससे पहले कहाँ था? हाँ जी, फिर फ्री एजुकेशन, हॉस्पिटल्स में सबको इक्वल राइट्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो बेसिक हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमी को भी मान लिया गया, लेकिन टैक्सेशन के ज़रिए उन्होंने फिर वो एक बेसिक नेटवर्क, सेफ्टी नेटवर्क भी क्रिएट किया। मेरे ख़्याल से वो वर्केबल है। प्योर सोशलिज़्म यानी कम्युनिज़्म भी काम नहीं करता, और मार्केट इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट इंटरवेंशन जो है, वो मैसिव इनइक्वालिटी पैदा कर देती है। और जब मैसिव इनइक्वालिटी पैदा होती है, तो या वहाँ पे फिर नेशनलिस्ट रिएक्शंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। समझ गए आप? तो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए इन मेंटेनिंग ए बेसिक इक्वालिटी अमंग ऑल इट्स सिटिज़न्स, ठीक है? बेसिक, while letting the free market do its work and tax them, ताकि वहाँ से जो सोर्सेज़ आएँ, उससे आप सोशल जो एक नेटवर्क है, उसको सपोर्ट कर सकें। अस्पताल, एजुकेशन। अब पाकिस्तान में एजुकेशन पे बिल्कुल कम इस्तेमाल रिसोर्सेज़ होते हैं, हेल्थ पे तो होते ही नहीं हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, वरना आपका बुरा हाल है। तो ये क्या हुआ, 21st सेंचुरी में आप इस किस्म की बात भी नहीं कर सकते। तो ये सारी दुनिया में हो रहा है। ओके सर। वैसे आपने जो एक्शन रिएक्शन वाला जो पॉइंट दिया था वैसे मैंने उसके ऊपर एक अच्छी किताब में पढ़े थे कि दरअसल बीजेपी का राइज क्यों हुआ तो इसके लिए उन्होंने खास करके लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था कि लेफ्ट ने दलितों को मतलब जब 90s की बात है जब मंडल कमीशन ने ओबीसी रिजर्वेशन अलॉट किया इंडिया के अंदर ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हुँ, दलितों के बाद जो आते हैं वो मतलब दलित और ब्राह्मण के बीच में जो आते हैं उन्हें ओबीसी कहते हैं जी, तो जब ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 27% होगा तो जो एलिट थी वो डर गई तो यही बात है कि भाई ठीक है हमें अगर अफर्मेटिव एक्शन करना है तो सबको साथ मिलके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ठीक है भाई ये इतना तबका जो है वो पिछड़ा है तो हमें इनको इतना सहूलियत देनी चाहिए या फिर एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए बट ठीक। सरकार ने वो नहीं किया सरकार ने उन्हें स्टेक में नहीं लिया तो लोग कहते कि भाई मंडल की वजह से कमंडल आया फिर
ये जो क्या कहते हैं राम मंदिर की जो मूवमेंट है वो शुरू हुई। तो एक्शन और रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी है। तो हाँ, तो ये तो बात हो गई। तो मैं नेक्स्ट मेरा सवाल ये था तो ठीक है अभी राइट विंग की वेव चल रही है। अगर मान लीजिए अगर मतलब इंडिकेशन तो थर्ड वर्ल्ड में ये दिख रहा है कि भाई राइट विंग से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, सिर्फ फ्री मार्केट इकोनॉमी से काम नहीं चलने वाला, सोशल रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे। तो हुँ। क्या आपको लगता है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट तो नहीं, कम से कम एक सोशलिस्ट पार्टी आ जाए, कोई लेबर पार्टी जैसी या फिर लिबरल पार्टी जैसी जो हालात को संभाल सके? अब ये तो वहाँ के जो सोशल फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ही देख के कहा जा सकता है। पाकिस्तान में तो दूर से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि ये जो हैं अ अ, कांग्रेस पार्टी के जो कौन क्या नाम है राहुल राहुल गांधी। गांधी का जो लॉन्ग मार्च हुआ, तो उसमें इतने लोग उनके साथ आए, तो वहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या वो ये इलेक्शन 24 वाला जीत जाएँगे या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन इस किस्म की मूवमेंट्स जो हैं वो फिर इंडिया में कम से कम हो तो रही हैं ना। वेदर दे विल सक्सीड अगेंस्ट द बीजेपी दैट आई डोंट नो। लेकिन इंडिया के अंदर एक अल्टरनेटिव तो एग्ज़िस्ट करता है कम से कम। बाकी और हाँ, और वो इम्पोर्टेंट भी है। ख़ैर अगर मान लो किसी किसी की गवर्नमेंट ना भी आए तो कम से कम वो अपने पॉलिसीज़ में ये चीज़ें इंक्लूड तो करेंगे। जैसे अभी बीजेपी का मैं लेटेस्ट मैनिफेस्टो देख रहा था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भई हम इतनी फ्रीबीज़ देने वाले हैं। तो उनके डर से कम वो अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करते। तो ये भी आपने सही बात की कि भई एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ये जी। भी ज़ोर दे कि भई हम इतना स एजुकेशन फ्री करेंगे, इतना अभी हम ये मैं करेंगे तो जी, हाँ जब जी, मैं सर। इंडिया गया हुआ था, तो मुझे कई जगह लोग ले गए कि वो राम नहीं, कृष्ण मंदिर या कौन-सा था बैंगलोर इस्कॉन में, होगा वहाँ शायद। पे हाँ जी, वो फ्री खाना देते हैं स्कूलों में। फिर ये भी बताया गया कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि इलेक्शन तो उसने जीतना है ना, समझ हुँ। गए आप? तो डेमोक्रेसी का ये फ़ायदा है कि देयर शुड बी अल्टरनेटिव्स और उनको चांस मिलना चाहिए आगे आने का। सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ अ प्रेफरेबल सिस्टम। उसमें करेक्शन हो सकती है। लेकिन एक डिक्टेटरशिप में हो सकता है कि एनलाइटेंड डिक्टेटर हो और वो बड़े अच्छे रिफॉर्म लाए, लेकिन ये बरक्स भी उसके हो सकता है। तो सिंस यू डोंट हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू क्रिटिसाइज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो पॉलिटिकली वो एक मैच्योर सिस्टम नहीं होता। इसलिए डेमोक्रेसी इज़ अ प्रेफरेबल सिस्टम। अ, उसमें जैसे मैंने कहा, और आई थिंक यू एग्री, कि ये सोशल इक्वालिटी के ऊपर इंडिया में फ्री मार्केट होते हुए भी जो लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, ठीक है? अ, वैसे सर ये आपने कहा कि पाकिस्तान में तो दूर-दूर तक इसे देखा नहीं जाता, इसका क्या रीज़न हो सकता है? एक तो मैंने सुना था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया हुआ है शायद से। लोगों ने मार्क्स के खिलाफ फतवे निकाले, ऐसा भी सुना था मैंने। वो सारा कुछ हो जाता है ना, जहाँ फ़तवों की दुनिया बन जाए, तो वो मार्क्स के खिलाफ यही कि वो एथिस्ट था, ये वो कम्युनिज़्म लीड्स टू एथियज़्म, ये एक मौलवियों को हमेशा ये तो पाकिस्तान की स्टेट के अंदर अ, एक सेक्युलर बेस ही नहीं बन सकी। वो जिन्ना की एक स्पीच को लेके ये भागते फिरते हैं, ये सारे जो पाकिस्तानी लेफ्ट है, तो वो भी मैंने शो किया है कि बकवास है ये सारी। वो जिन्ना डिडन्ट मीन अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेड देयर, क्योंकि अगले ही दिन उसने फिर इस्लामिक वो कनेक्शन बना दिया। तो ये पाकिस्तान वाज़ क्रिएटेड इन द हेट्रेड ऑफ कांग्रेस, सिंपल, एंड जिन्ना's hatred for Gandhi. I am, of course, oversimplifying, but basically it comes down to this कि लैंड रिफॉर्म को रोकने के लिए और गांधी से बदला लेने के लिए जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, और अंग्रेज़ों ने उसको
एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि दे वांटेड कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये रेडिकल कम्युनिज्म का जो वो अट्रैक्शन है वो ना हो सके, हम एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की स्टेट बना दें। तो मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें ये सारी डिटेल्स हैं। जैसे वेस्ट अपने लिए डेमोक्रेसी रखता है, लेकिन दुनिया में अगर कोई डेमोक्रेसी उनके इंटरेस्ट को हर्ट करे तो उसको सबवर्ट करने में उन्होंने कभी 2 दफ़ा नहीं सोचा। उसके खिलाफ हर हरकत कर देते हैं ये। ये वेस्ट का भी तो डबल मॉरल है ना? हुँ, ओके, अभी आपने वेस्ट की बात कर ली तो मेरा लास्ट क्वेश्चन वेस्ट के ऊपर ही होगा। जी। सो वेस्ट में भी अभी फिलहाल राइट विंग की मूवमेंट्स चल रही है जिनकी ऑफ कोर्स इमिग्रेशन के ऊपर उनका सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट है कि भाई इमिग्रेशन बंद होनी चाहिए। और एक और जो सबसे बड़ा एग्जांपल आ रहा है अबाउट इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। ये हुँ, मतलब साबित करने में तुले हुए हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ट्रम्प कहता है कि भाई दुनिया का टेम्परेचर कभी गर्म होता है, कभी बढ़ता है, ये तो बिल्कुल है। नेचुरल है। और उसके चक्कर में ये लोग जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसे कम करे जा रहे हैं। हुँ, ये ट्रम्प ने तो किया ही किया था, अभी अर्जेंटीना में जो नया बंदा आया, वो भी यही तरह की बातें कर रहा है। जर्मनी में भी जब मेर्केल की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया था ड्यू टू लाइक चेर्नोबिल और जो फुकुशिमा में हुआ, उसकी वजह से। गैस के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हम रिन्यूएबल गैस से काम चलाएँगे, बट ये वॉर की वजह से इन्होंने फिर से अपने कोयले के प्लांट खोल दिए। तो हुँ। कहीं न कहीं ये लोग कहते हैं कि दरअसल ये ऑयल कंपनी इतना प्रेशर कर रही है इन लोगों को। अभी जैसे वो विवेक रामास्वामी है इंडियन डिसेंट के यूएस के अंदर, वो भी अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि भई क्लाइमेट चेंज इज़ अ हॉरएक्स। और कह रहे कि नीचे हमारे तेल है बट हम बैटरियों मैं तो से ये गाड़ियाँ कहता हूँ चलाएँगे। कि जितनी राइट विंग पॉलिसीज़ ये वेस्ट में आ रही हैं, वो हमारे स साउथ एशियन, ख़ास तौर पे इंडियन के ज़रिए करवाते हैं। ये जो रामास्वामी इज़ वन कैरेक्टर, सुनक के ज़रिए उन्होंने ये लॉज़ नहीं चेंज करवा दिए। अ, इमिग्रेशन के। इमिग्रेशन पे, और वो जो ब्रेवर मान, वो तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी। तो ये ऑल डर्टी वर्क दे गेट डन फ्रॉम पीपल हू लुक लाइक यू एंड मी। इत्तेफाक से वो सारे इंडियंस हैं फिलहाल। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग जो ये हो रही है। बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। और वाक़ई आई थिंक यू हैव पुट ये जो है ना एनवायरनमेंट पे ये ट्रम्प की सोच और ये सारा कुछ जो है, वो अब जो एनवायरनमेंट पे एक एग्रीमेंट थी उसको भी ये सैबोटाज बीच में से करते जा रहे हैं। और उधर से ये भी हुआ है कि ये इमिग्रेशन तो इन्होंने आने दी, लेकिन इन्होंने जो आने वाले लोग हैं उनको ये नहीं कहा कि यू हैव फ्रीडम्स हियर बट यू आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज। उन्हें बताया नहीं गया कि यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्सट्रीमिस्ट बातें करें, विमेन राइट्स के खिलाफ बहुत बातें करेंगे, बुर्का लेके तो आप फिरते रहेंगे, इस किस्म की बातें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब वो इस किस्म का आपको नज़र आता है, वो एक अल्टरनेटिव सोसाइटी बनती जा रही है, तो उससे फिर यू रिएक्ट टू दैट और वो नेशनलिज्म आ जाता है। सो वेस्टर्न वर्ल्ड ने का पीरियोडिक सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें केओस पैदा होते रहते हैं, बट बिकॉज़ सर फ्री लोगों का मार्केट। हाँ, जी, नहीं जी। बट सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बट लोगों का ये आरोप है खास करके इन्वायरमेंटल कंसेप्ट सिचुएशन के ऊपर कि ये कैपिटलिस्ट लॉबी जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई ऑयल बुरा नहीं है जितना ये लोग दिखा रहे हैं। जी, तो जी, ऑफ बिल्कुल, कोर्स देखिए बिल्कुल, आम बिल्कुल। आम आदमी नेशनलिस्टिक थॉट खरीद सकता है वेस्ट का। वो अगर देखेगा कि भाई यहाँ पे लाइक मैंने भी खुद देखा है सर, मतलब मर्सिडीज में घूमते हो कहते हैं आई लव शरिया ब्रो, तो भाई जाओ भाई जहाँ पे शरिया है। मतलब नेशनलिस्टिक बातें एक आम आदमी बाई इसलिए करता है जब उसके सामने ऐसी चीजें होती हो। बट जो इतनी डीप बातें कि भाई दुनिया गर्म बस पीरियोडिकली होती है, ये तो बस बकवास है जो कहते हैं कि भाई कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है।
तो जी, जी। क्लाइमेट चेंज को लेके आरोप यही है कि भाई कैपिटलिस्ट लॉबी जानबूझ के ऐसे फर्जी रिपोर्टें बना रही है और इन्हें पैसे दे के अफवाहें फैला रही है लोगों के अंदर। वही बात। ऐसे भी हो सकता है, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर प्रोफ़ेसर अरुण गुप्ता, तो वो बता रहे थे, वो एनवायरनमेंट के बड़े एक्सपर्ट हैं, कि 66% तो ये जो अपने आप नेचुरल चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन द रेस्ट इज ऑल व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स कैन डू टू रिड्यूस ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो नहीं हो रहा। तो मे बी दैट इज द बैलेंस, कि ये एक नेचुरल साइकिल भी है, और साथ साथ जो ह्यूमन उसके अंदर एक्शन है, वो उसको ज्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके जा रहा है। बट आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट, ऑल आई नो इट, कि वाकई दुनिया के अंदर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसका नुकसान जो है वो बिल्कुल नज़र भी आता है। अफ्रीका जो है वो कहते हैं, और हमारा साउथ एशिया जो है, वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी और पता नहीं क्या-क्या होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए फिर क्या तरीका होगा, कि लोग भागेंगे टू द वेस्ट, वेस्ट दरवाजे बंद कर लेगा, तो फिर क्या होगा? सो आइदर वी ऑल एक्ट टुगेदर, और ये फिर होने दो जैसे होता है। उसमें कहा जाता है, द प्रॉब्लम इज द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कि सबको पता है कि ये काम खराब हो रहा है, लेकिन नोबडी वांट्स टू ओन इट। वो कहते हैं तुम करो, मैं तुम कहते हो कि आप करें। सो नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ट्रम्प जैसे बदमाश जो हैं, ये इलेक्ट होके तो इस किस्म की रिएक्शनरी पॉलिटिक्स भी लेके आते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर ये हो सकता है, हिटलर भी तो इलेक्ट होके ही आया था ना। सो डेमोक्रेसी इज नो गारंटी। So this is a world which is very different from the world I was born into, and I thought हम इसको चेंज कर देंगे। अब तो लगता है कि यार ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक चलेगा। हाँ, ठीक है सर, इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू। मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ।